स्टार स्पिरिट फ्लावर के एनर्जी नेट ने पट्टी बंधे हत्यारे को एक नीले पिंजरे में सफलतापूर्वक फंसा लिया, जिससे जियांग क्वान को पूरा भरोसा हो गया कि अब उस समुद्री डाकू के पास भागने की कोई जगह नहीं छिपी है। कसते हुए जाल के अंदर फंसे होने के बावजूद पट्टी बंधा हत्यारा पूरी तरह शांत बना रहता है। अंतरिक्ष में एक विशाल दरार खुलती है और उसमें जोरदार धमाका होता है। अपनी टैक्टिकल स्क्रीन पर इस अजीब घटना को देखकर जियांग क्वान का आत्मविश्वास पूरी तरह से सदमे में बदल जाता है। इस अफरा तफरी भरे युद्ध के मैदान में हाईजी दाओ सबको ऊपर देखने की चेतावनी देता है, जबकि बाबालुओ और वू तियान खुद को हमले के लिए तैयार करते हैं। लाल रंग की एनर्जी बीम की बारिश नीचे गिरती है और पूरे युद्ध के मैदान को एक विशाल धमाके में अपनी चपेट में ले लेती है। आओ नोंग ट्यूरिंग और माशा ये सब डर के मारे देखते रहते हैं और घबराहट में ते अपने गुरुओं को पुकारते हैं। वो तियान ऊपर की ओर उड़ता है और अपने साथियों को बचाने के लिए एक हरी ढाल बनाता है, जबकि हाईजी दाओ नीचे से आ रहे जबरदस्त दबाव को झेलने के लिए संघर्ष करता है। अपनी विशाल तलवार को कसकर पकड़े हुए थका हारा हाईजी दाओ बाबालुओ से पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। बाबालुओं के सीने में एक एनर्जी हमले से छेद हो गया है और वह कमजोर आवाज में कहता है कि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। जहाज के ब्रिज से जियांग क्वान मॉनिटर पर अपनी हारी हुई सेना को देखती रहती है और यह समझ ही नहीं पाती कि उनकी जीत इतनी जल्दी तबाही में कैसे बदल गई। अंतरिक्ष में एक विशाल दरार खुलती है और 4 खतरनाक आकृतियां गहरे रंग की एनर्जी के बादल में लिपटी हुई नीचे उतरती हैं। ये नए आए लोग पट्टी बंधे हत्यारे के साथ मिल जाते हैं और इस तरह 5 ऊंचे दर्जे के हमलावरों का एक समूह पूरा हो जाता है। उनका कप्तान मुस्कुराता है, इस बात से संतुष्ट कि उनका शिकार उनके जाल में फंस गया है। अपने मॉनिटर को देखते हुए जियांग क्वान को डर के मारे यह एहसास होता है कि वे 5 अलग अलग लेवल 13 के स्पेस पायरेट्स अंतरिक्ष के समुद्री डाकुओं का सामना कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि इन समुद्री डाकुओं ने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया था ताकि उन्हें धोखा दे सकें। वे बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि रक्षक अपनी सारी एनर्जी खत्म कर लें ताकि वे एक ही जोरदार हमले में स्टार स्पिरिट फ्लावर को हथिया सकें। हताश होकर वह सभी सैनिकों को तुरंत जहाज पर वापस लौटने का आदेश देती है और बाकी बचे क्रू मेंबर्स को पूरी ताकत से लड़ाई के लिए तैयार रहने का निर्देश देती है। म्यूटेटेड क्लोन के सपनों की दुनिया में लू शेंग का शैडो क्लोन एक गिरे हुए राक्षस के ऊपर खड़ा है और उसकी जीवन शक्ति को सीधे अपने शरीर में खींच रहा है। अपने सीने पर बने मुंह का इस्तेमाल करके वह क्लोन एक चमकते हुए लाल रंग के कोर को खा जाता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसका अवतार इन जानवरों की लॉ पावर, कानून शक्ति को सोखकर उसे बदल सकता है। वह सोचता है कि क्या यह भयानक निगलने की क्षमता सिर्फ उसके अवतार में ही है या फिर डार्क साइड यूनिवर्स के सभी अनोखे जानवरों में यह शक्ति होती है। जानवरों के कब्रिस्तान को देखते हुए वह क्लोन इस यूनिवर्स की कड़वी सच्चाई को समझने लगता है, क्योंकि ये जानवर एक दूसरे को खाकर ही विकसित होते हैं, इसलिए शक्ति पाने की उनकी राह की कोई सीमा नहीं है। अगर कोई 13वें लेवल का जानवर मर जाता है तो दूसरा जानवर उसका शव खाकर ही उसकी शक्ति पा सकता है। यह तय करते हुए कि 30 मिलियन कोशिकाएं काफी नहीं हैं, वह क्लोन अपनी डार्क एनर्जी को बाहर निकालता है ताकि अपनी कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाकर 100 मिलियन की सीमा तक पहुंचा सके। उसके चारों ओर एक कॉस्मिक भंवर उठ खड़ा होता है जब वह अपनी नई निखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके अगले लेवल पर पहुंचने की जबरदस्त कोशिश करता है। वह क्लोन जोर जबरदस्ती से एक 13वें लेवल के जानवर की सारी शक्ति खींच लेता है और उसकी कच्ची लाल ऊर्जा को सीधे अपने सीने पर बने मुंह में सोख लेता है। उसका शरीर एक अजीब सी शैतानी फूल जैसा दिखने लगता है, जिससे एक दुष्ट सी शान झलकती है, मानो कोई डार्क किंग अपने सिंहासन पर बैठा हुक्म चला रहा हो। स्टार स्पिरिट फ्लावर पर घायल बाबालुओं को एक बेलनाकार हीलिंग टैंक के अंदर रखा जाता है, जबकि जियांग चेन, माशा और बाकी लोग नीचे बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं। माशा मेडिकल चैम्बर के शीशे से सटकर खड़ी हो जाती है और ऊपर अपने बेबस पिता को तकलीफ में देखती रहती है। हाईजी दाओ समझाते हैं कि बाबालुओं के शरीर पर लगी चोटें तो मामूली हैं, लेकिन असली संकट उसकी आत्मा को पहुंची चोट, जिसे
आम मेडिकल इलाज से आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। वह बताते हैं कि बाबालुओ की आत्मा पर कई विनाशकारी लॉ फोर्स का हमला हुआ था, जिससे उसकी ऊर्जा वाहिनियां पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई हैं। आसपास मौजूद समुद्री डाकुओं के बेड़े से डरकर परेशान जियांग चेन पूछता है कि क्या बाबालुओं में अभी भी इतनी ताकत बची है कि वह लड़ सके और उनकी रक्षा कर सके। इस बेरुखे सवाल को सुनकर माशा को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में जियांग चेन पर बेदिल होने का आरोप लगाती है, क्योंकि वह उसके घायल पिता से लड़ने के लिए कह रहा था। इससे पहले कि यह बहस और बढ़ पाती, बाबालुओ अपनी आंखें खोलता है और माशा को चुप रहने का हुक्म देता है, जिससे वह तुरंत चुप हो जाती है। माशा शांत हो जाती है तो है और ऊपर अपने पिता की ओर देखते हुए पूछती है कि उन्हें अब कैसा लग रहा है। बबालुओ मानता है कि हालांकि वह अभी भी लड़ाई में उतर सकता है, लेकिन उसकी चोटों की वजह से उसकी लड़ने की ताकत अपने चरम स्तर के 30% से भी कम रह गई है। यह सुनकर चिंतित जियांग चेन पूछता है कि उसे पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा। बबालुओ बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि ठीक होने में कितना समय लगेगा। इसमें दशकों, सदियां या शायद कभी भी ठीक न हो पाए। यह सुनकर माशा फूट फूट कर रो पड़ती है। जियांग चेन निराशा में अपना सिर झुका लेती है और इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करती है कि अगर सब कुछ सबसे अच्छा भी रहा, तब भी इसमें दशकों लग जाएंगे। जियांग चेन अपने क्रू को संबोधित करती है और समझाती है कि 5 लेवल 13 के समुद्री डाकू लगातार जहाज की ढाल पर हमला कर रहे हैं, जिससे उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और वे फंसते जा रहे हैं। कोई हल ढूंढते हुए वह अपने कर्मचारियों को आदेश देती है कि वे कानून प्रवर्तन विभाग से संपर्क करें और किसी भी कीमत पर सबसे नजदीकी स्टार गवर्नर से मदद मांगें। हालांकि एक अधीनस्थ जवाब देता है कि समुद्री डाकू उनके संचार को बाधित कर रहे हैं। जियांग चेन हैरानी और सदमे में सांस रोक लेती है। ओसिकी, उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह से कट गए हैं। वू तियान आगे बढ़ता है और समझाता है कि यह पूरी तरह से ब्लॉकेड कानून की ताकत की वजह से है। वह बताता है कि 5 लेवल 13 फाइटर्स की मिलीजुली कानून की ताकत इस स्पेस के इस सेक्टर को पूरी तरह से अलग करने के लिए काफी है। वह आगे कहता है कि अगर वे मदद के लिए कॉल भी कर लेते, तो भी मदद आने में बहुत देर हो जाती और तब तक उनकी शील्ड भी शायद टिक नहीं पाती। बेताब, जियांग चेन ने सुझाव दिया कि वे घेरे से बाहर निकल जाएं। वह सुझाव देती है कि है जिदाओ और वू तियान अपनी ताकत मिलाकर रास्ता बना लें। हॉल में भारी सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि क्रू उसकी बातों पर सोच रहा होता है। उन्हें पूरी तरह पता होता है कि बाहर निकलना कितना खतरनाक होगा। तनावपूर्ण शांति को तोड़ते हुए वू तियान ठंडेपन से जियांग चेन को टोकता है। वह उसे साफ साफ याद दिलाता है कि उसने स्थिति को गलत समझा है, यह साफ करते हुए कि वह सिर्फ उसके जहाज पर सवारी करने के लिए सहमत हुआ था और उसने कभी अपनी जिंदगी उसके परिवार को नहीं बेची।